Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we're discussing the newspaper of 23 August. Wi-Fi band telecom tax firm at loggerhead. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर और टेलीकॉम फर्म के बीच में लीड है कि किसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वाईफाई रिलेटेड इशू देखने के लिए मिलता है। जियो की कंपनी की बात करते हैं, उनके पास वाईफाई और टेलीकॉम से संबंधित सभी सेवाएं अवेलेबल है। इसके अलावा जब हम अदर कंपनीज की बात करते हैं किस तरह से टेलीकॉम shares that band is provide to teach firm like Microsoft, Google, Amazon combine the service offered by the telecom operators। तो यहाँ देख सकते हैं टेलीकॉम वांट द बैंड ऑफ 5G टर्म वांट इट टू फॉर वाईफाई। वही जब हम टेलीकॉम और टेलीफार्म की बात करते हैं किसका लोअर हेड रहेगा 6 गीगावाट बैंड एलोकेशन में टू हैव इंफॉर्मेशन डिस्कस ऑन 6G गीगावाट। गोल्ड सिल्वर गोल्ड गवर्नमेंट फॉरगेट टू कट ड्रॉबैक रेट्स। तो यहाँ देखने के लिए मिलते हैं किस तरह से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की बात की जाती है। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमें वहां पर 18 से 28% तक जीएसटी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो कॉमन मैन की बात की जाती है तो वहां पर 8 से लेकर 12% तक जीएसटी होने की बात की जाती है। जब हम जीएसटी स्लैब्स की बात करते हैं, इसके अलावा रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला था कि जो गोल्ड ड्यूटीज है वो कम की गई थी 15 से 6% के अप्रोक्स, ताकि जो गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है उससे के ऊपर रेमिटेंसेस दिए जा सके और उन चीजों को प्रमोट किया जा सके जिससे जिसका फायदा कॉमन मैन और जो भी उनसे रिलेटेड व्यक्ति है उनको दिया जा सके। मानसी आप ये वाला कवर कर लो। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग होनी है 9 सितंबर को। सो वन ऑफ द रिफॉर्म्स जिसकी बात हो रही है कि वी नीड टू रैशनलाइज द जीएसटी स्लैब्स एंड द रेट स्ट्रक्चर। तो क्या इंडिया के लिए सिंगल जीएसटी रेट सिंगल स्लैब वुड बी एप्रोप्रिएट और नॉट? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे देर चार्जिंग ओनली वन रेट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड। सो एवर सीइंग कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का स्टैंड ये है कि जो फोर स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर है दैट वुड बी रिटेन्ड फॉर नाउ। एंड अभी करंटली 0% जीएसटी भी होता है, देन वी हैव 5%, 12%, 18 एंड 28%। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस here we'll be seeing the important role of, जब हम institutional stakeholder की बात करते हैं, Central Board of Indirect Taxes। तो GST is an indirect tax which is also said कि indirect taxes are more aggressive in nature. And then there is also one, we can say, parallel issue also going on, that whether the GST tax rate on the health insurance usko bhi kam hona chahiye because it is about the health. So right now that is 18%, so that would also be taken up. फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन आस्किंग फॉर आरआरबी टू इंश्योरिंग क्रेडिट टू एमएसएमईज। तो जब हम 2024-25 के बजट की बात करते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि एमएसएमईज के लिए स्पेसिफिक बजट अलोकेट किया गया है ताकि उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट और जो आत्मनिर्भर भारत से संबंधित चीजों को बढ़ाया जा सके। इसी के लिए स्मॉल माइक्रो और मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप के लिए विकसित भारत या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर उनकी जो स्लैब्स है उनको भी चेंज किया गया था। जब माइक्रो की बात करते हैं तो उनको किस तरह से जो छोटे कुटीर उद्योग है उनको शहरों से लेकर गांवों तक प्रमोट किया जाए, ताकि जब हम गांव की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर उन चीजों को बढ़ाया जा सके जो वहां पर प्रोड्यूस की जाती है, उनसे रिलेटेड एक मार्केट जनरेट की जा सके जिससे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल हो सके और वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वो हो सके और वो शहरों के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि विकसित भारत जो कि 2047 तक बनने का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा गुजरात और इसके
IRBs, हाँ, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, वी आर सीइंग कि दे आर अ पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ऑल्सो. एंड इंडिया में टोटल वी हैव 43 regional rural banks. So they are very important when it comes to last mile availability of the credit, so that the ease of the credit and the cost of the credit, both these two factors are very important when it comes to generating the grassroots level economic growth. So be it the availability of credit to MSMEs or even to the women farmers, and we can talk about the availability of credit even for agriculture and allied sectors. So these are very important things, and it can be even for SHGs also, those self-help groups. So मुद्रा likewise, RRBs, we have cooperative banks also. So efficiency and outreach. ONDC enter credit space launch 6 million loan services. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो क्रेडिट फैसिलिटीज से रिलेटेड देख सकते हैं किस तरह से म्यूचुअल फंड ऑफर किए जाएंगे। सर्विसेज जो इंटीग्रेट किए जाएंगे वो 9 बायर्स ऐप्स के लिए 3 लेंडर इन्वॉल्व होंगे। जीएसटी लोन्स, परचेसिंग, फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इन सभी से रिलेटेड। इनके अलावा जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं और एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसके लिए मोर बायर्स और लेंडर्स को भी ज्वाइन कराया जा सकता है ताकि बूस्ट कराया जा सके फाइनेंशियली म्यूचुअल फंड्स को आने वाले टाइम में, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके ताकि जो फाइनेंशियली फंडिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए उनको किया जा सके। इसके लिए So ONDC care, it is again a government or a public sector digital platform where you can buy and sell. So this is also important given we are seeing key certain players like the big tech companies, they are having more powers concentrated in their hands, be it because of even the large consumer base that they share. But ONDC is also a very, very important player here. We are seeing specifically regarding the loan services or the upcoming services which will be made available, like the mutual fund services and then insurance services. And they'll be also launching the credit cards also. So they are integrating with the third party players. Their platform is getting linked with that, be it with again when we are talking about buying and selling also. So they are again ensuring that diverse types of uh, market players, they are able to buy and sell on the platform. So right now, for example, if you look at the specific names, so they have integrated with, for example, EasyPay, Paisa Bazaar, Tata Digital, Invoice Pay. So these third party players, they are integrated with this. So ONDC will ensure last mile connectivity, and also the internet penetration will also play an important role over here. And when we talk about the number of transactions, so that is already hit 12 million. So next target is 30 to 40 million transactions per month. And apart from this, we are seeing the buyer applications, like there is a strong pipeline of the buyer applications with interest in expanding the digital credit model. So digital credit model, such as we are having other apps, for example, MobiKwik or Rupee Boss is there, and Samriddhi is there. So lenders जो integrate होंगे वो HDFC Bank है, IDFC Bank, First Bank. So these will be integrated. So integrating the multiple digital systems. So whether it is e-commerce or whether it is again the financial services, उसमें credit availability होगा, तो सब कुछ integrate होगा फिर. ई कॉमर्स और प्लेइंग फेयर। तो हाल के रिसेंटली में देखने के लिए मिला है किस तरह से जो ई कॉमर्स की वजह से जो हम थोक विक्रेता है फिर अन्य विक्रेताओं को देखते हैं उनको नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ एक अलग तरह की मार्केट जनरेट होती हुई दिखती है जिसमें
वर्ल्ड वाइड जो भी ब्रांड है उनसे संबंधित कंजम्पशन भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। तो जब बात की जाती है ई कॉमर्स की, तो क्या उनके द्वारा सही में डिस्काउंट दिया जाता है, या फिर जब हम देखते हैं क्या ओवर कंजम्पशन, या फिर जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो वर्ल्ड में मार्केट्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, और वो इंडिया उनके लिए एक हब बनता जा रहा है। रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा ई कॉमर्स के माध्यम से जुड़ा जा रहा है। तो किस तरह से देख सकते हैं कि जो छोटे उद्योग है उनको किस तरह से बचाया जाएगा, और उसके अलावा जब ओवर कंजम्पशन की बात करते हैं, या फिर जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको भी ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदा जाता है, या फिर एक अलग प्रक्षेप हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं ई कॉमर्स की वजह से, उनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। किस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मार्केट प्लेस मॉडल है ई कॉमर्स के माध्यम से उनको डिफाइन किया जाता है टेक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर कर बायर और सेलर के माध्यम से। जो इसके अलावा जब हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो उनको भी जनरेट करने में ई कॉमर्स का योगदान है कि किस तरह से जो भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है या फिर उसको वापस डिलीवरी को कैंसिल किया जाता है, उसकी वजह से भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो उस रिगार्डिंग इशू को कब डिस्कस किया जाएगा, ताकि जब हम जीरो कार्बन की बात करते हैं तो उन सभी को भी इसके साथ जोड़ा जा सके। मानसी, आप ऐड कर सकते सो हैं। यहाँ पे चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स से रिलेटेड जब हम बात करें तो गवर्नमेंट का स्टैंड अभी करंटली यही है, दे आर नॉट अगेंस्ट ई कॉमर्स, दे वांट अ फेयर कंपटीशन टू हैपन एंड दैट शुड बी कंटिन्यूड। सो जब हम बात कर रहे कंसर्न्स की, तो प्रेडेटरी प्राइसिंग इज वन थिंग, कि यू आर सेलिंग एट वेरी लो प्राइसेस सो दैट जो बाकी प्लेयर्स हैं they move out because they will start incurring losses. So that is one of the tactics. And apart from this, जो second impact हम देख रहे हैं on the mom and pop shops, जो small retailers हैं, तो possibly यहाँ लिखा है कि 100 million small retailers across the country could get impacted. But again 2020 में जब हम Amazon की बात कर रहे हैं, तो even their CEO was Jeff Bezos. So he announced कि they'll be investing $1 billion in India, and that would be specifically in the direction to support more buying and selling, or allowing the small and the medium businesses to sell their products on the platform. But however, we are not seeing any major change in this direction. So this is one of the concerns. And again, they are the big tech companies, they're working upon the capitalist model. So their main focus, main objective is to maximize their profits. And thirdly, we can say the heavy discounts which they run. So that also impacts the fair competition. And in India, we have, again, a day or before, we have talked about there are two types of e-commerce types, which can be like, one is marketplace, in which India allows 100% of FDI in the marketplace model of e-commerce. Second is the inventory base. So in inventory base, there is zero FDI. And in inventory based e-commerce platforms, examples include Flipkart and Snapdeal. So these are indigenous players of India. That is why they're able to work on this model. So they can sell their own product, they can maintain their own inventory and sell the products on their platform itself. Whereas in case of marketplace, there is just their main function is to provide a platform where buyer and seller would meet. So this is one thing. And in this also, earlier we were seeing that indirectly, for example, Amazon was selling indirectly through its own player, which was, I think the name was something related to cloud selling kuch tha. So that was owned by Amazon, and that was the major seller on the Amazon platform. बिल्कुल So these बिल्कुल campaigns, क्लाउड था, and क्लाउड, it was cloud something like that. And then I think Narayan Murthy sir also was that he was also he has also been part of that stake. And you're right, the rules are being, like we had been discussing before, and also रूल जी तो sir. हुए हैं, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रेगुलेशन और उसके साथ ही हो। जी सर, और एक और कंसर्न जो इमर्ज हुआ रिसेंटली रिगार्डिंग ई कॉमर्स वाज द फेक रिव्यूज जो शेयर किए जा रहे हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सो वो कितने ट्रांसपेरेंट है, तो दैट इज आल्सो बीइंग लुक्ड इनटू। तो ये हाँ, कुछ ये आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि फेक रिव्यूज, अब नहीं, फेक रिव्यूज शुरू से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इट इज लाइक हाँ जी। इन्फ्लुएंसर्स, हम्म। इट इज लाइक इन्फ्लुएंसर्स। जी सर।
So that is why we have to understand that we have to have our own game, Right, because sir. our population, then our aspiring young generation, so we have to create our own ecosystem. हाँ जी सर, the example We is have to. ONT जो भी And that हमने is what हम लोगों को लेके आना चाहिए कि कैसे सिविल सर्विसेज फिर एज अ सिविल सर्वेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। फेक न्यूज अगर आती है, फेक रिव्यूज सब कुछ है, तो अगर इफ यू आर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो आप, एक मुद्दा ये भी रहेगा, सारे मुद्दे तो नहीं उठा सकते, समझे आप मेरी बात को? हाँ जी तो सर। हर चीज को जोड़िए कि मैं कैसे, क्या हो सकता है, तो उससे फील आएगी और उससे हाँ एक जी। रास्ता भी मिले। सिर्फ ये नहीं है कि ई कॉमर्स क्या कर रहा है, आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लॉजिस्टिक हब्स जो होते हैं उसमें जी रोल है। हाँ सर, उसमें रोल है, या इवन थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड और प्रमोशन भी है, जो अब उसके बाद DPIIT। उसके बाद जैसे ही अगर फेक प्रोडक्ट आता है, गलत होता है, कुछ भी होता है, डिलीवरी बॉय गलत करता है, तो उसके बाद बात कंज्यूमर कोर्ट तक जाती है अगर वो वैसा है, और नहीं तो फिर पुलिस के पास जाएगी। एंड यू आर पार्ट ऑफ इट, सिविल सर्वेंट्स, हाँ जी सर। यानी बीट कांस्टेबल के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। हम्म तो काइंडली ये वाला अप्रोच लाना शुरू कीजिए, और हम ये भी स्टार्ट करेंगे कि वन डेडिकेटेड डे, जैसे दिव्या है वो शी विल डिसाइड, एंड लेटर ऑन शी विल डिसाइड विद यू दैट शी विल टेक वन डेडिकेटेड डे कि इस दिन मैं ही लूंगी। शी विल टेल beforehand, or I have to done, I will otherwise decide. तो मेरे डिसाइड करने से पहले आप ही कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे So, फेट ऑफ एसएचजी जब हम बात कर रहे थे, तो आपको यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग दैट, कैसे, हाउ, जो मतलब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सो फेट, वी आर सेइंग फेट sovereign gold bond, but the point is that it is one of the one of the जो कैपिटल इकोनॉमी या कहिए जो फॉर्मल इकोनॉमी या फिर इवन एक डेवलप कंट्री का जो नोशन है, उससे जुड़ के आपको इसको देखना पड़ेगा। इट इज लिंक विद द स्टेट कैपेसिटी ऑल्सो। तो क्या होना चाहिए, कैसे होगा, दैट्स द होल पॉइंट। पहले पता है हमें कि क्या होता है, वो बताइए और आगे का रास्ता बताइए। प्लीज कंटिन्यू। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं कि किस तरह से देखा जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो गोल्ड है वो कॉमन पीपल के द्वारा खरीदा जाता है और वो उन्हीं के पास स्टोरेज रहता है। तो किस तरह से उनके माध्यम से वो उन्हें गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद कर परचेज कर उनको यूज कर सकते हैं। उसको एनुअली इंटरेस्ट मिल सकता है 2.5%, जो भी गोल्ड बॉन्ड होल्डर होगा उसको, और उसके माध्यम से उस गोल्ड को यूज में लिया जा सकता है। जो रिसेंट प्राइस के हिसाब से जो उनकी ट्रेडिंग होगी उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी और गवर्नमेंट उस गोल्ड को यूज कर सकती है। तो किस तरह से इकोनॉमी को जो गोल्ड साइकिल है देखने के लिए मिलता है कि वो सिर्फ परचेज करके रख लिया जाता है, उनको यूज में लाया जा सकता है। तो उसके लिए देखा जा सकता है इंश्योरेंस से संबंधित या फिर और जो इश्यूज है देखने के लिए मिलता है कि जो उन सभी को भी सोल्व किया जा सकता है कि किस तरह से जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की या फिर FDs की या फिर जो म्यूचुअल फंड्स की, ये इनमें कम इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। तो उनको बढ़ाने के लिए इन चीज को प्रमोट किया जा सकता है, गोल्ड बॉन्ड। विच कंट्री हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स? टॉप 10 कंट्रीज है जिसमें US, जर्मन, UK, कनाडा एंड इंडिया जो है 5th नंबर पर आती है। तो किस तरह से इंडिया को हब बनाया जा सकता है डाटा सेंटर क्रिएट करने के लिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स के लिए? और देखा जा सकता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। तो उनको माध्यम से डाटा सेंटर किस तरह से बनाए जा सकते हैं? कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी को हाँ बढ़ाया हाँ जा बोलिए। बोलिए बोलिए दिव्या, बोलते रहिए आप। जी सर, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से उनको इंक्रीज किया जा सकता है कि किस तरह से जब
गूगल के साथ कॉमन पीपल के जो प्राइवेसी है और उनको सिक्योर रखने की बात की जाती है, तो भारत सरकार के द्वारा अलग से नियम स्थापित किए गए थे, तो उनको और बढ़ाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाती है, फेसबुक या मेटा की बात की जाती है, तो उनके लिए भी उनके हब को अदर कंट्रीज की बजाय इंडिया में ही स्टेब्लिश किया जा सकता है, ताकि जो डाटा है वो इंडिया के पास सिक्योर रहे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, या फिर जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो उनके द्वारा किए जाते हैं, ताकि जो उनके सिटीजन्स के राइट है उनको सिक्योर रखा जा सके, तो उनके लिए प्रमोट किया जा सकता है। उसके अलावा जब हम अदर डाटा सेंटर्स की बात करते हैं, जब हम एआई की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इन्वेंशन है या फिर उससे रिलेटेड जो एक्ट लिए जाने चाहिए उनको भी स्टोरेज किया जा सकता है। इन सभी इश्यू को, ट्रेड से संबंधित या फिर जो अन्य विषय है उनको भी डाटा सेंटर्स के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, ताकि जो भारत के लिए नए आयाम खुल सके कि कहाँ पर सिर्फ यूरोप या वेस्ट एशिया की बजाय अन्य देशों के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ताकि बायलैटरल रिलेशनशिप को सुधारा जा सके और उनके साथ ट्रेड बढ़ाया जा सके। इस तरह से डाटा सेंटर्स को भारत में बढ़ाया जा सकता है। मानसी, आप ऐड कर सकते हो कुछ अगर आप। हाँ जी, और इंडिया में एफडीआई की बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स, तो गवर्नमेंट इज अलाउड 100% एफडीआई इन दी डेटा सेंटर्स थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एंड इवन जब हम बात करते हैं डेटा लोकलाइजेशन की, तो डेटा लोकलाइजेशन तो पॉलिसी चेंज हमने कर दिया, बट इंडिया के पास क्या अभी इतना एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वी कैन स्टोर ऑल द डेटा लोकली इन इंडिया? सो दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सेंटर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट। चैलेंजेस इसमें, एक तो नेचुरल चैलेंज जो है इंडिया का क्लाइमेट है, वी आर हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो उसमें जो एक्सेस हीट भी जनरेट होगी आउट ऑफ द डेटा सेंटर्स, तो मैनेजमेंट ऑफ द हीट, उसमें अगेन हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। And इसमें again semiconductor chips will also be playing an important role, artificial intelligence will be playing important role, and then skilled manpower, तो human resource is very important जब हम high skilled jobs creation की बात करते हैं। And at the same time risk related to cyber crimes, because the data would be stored at one place, so the role of again CDAC is important, CERTIN is important. मीन्स एन अल्टरनेटिव टू पेडी इन पंजाब। तो हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब 5 नदियों के संगम पर बसे होने के कारण उनका नाम पंजाब पड़ा था। रिसेंट टाइम में देखने के लिए मिलता है कि जो पानी की बहुत ज्यादा कमी, और जब हम ग्राउंड लेवल वाटर की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डाउन जाने की वजह से वहां पर इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हम पेडी की बात करते हैं तो उसके लिए 1 किलो चावल या धान उगाने के लिए 4,000 लीटर तक पानी यूज होता है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी अवेलेबल ना होने, क्लाइमेट चेंज के कारण इन चीजों को बदला जा सकता है। इसकी वजह मेज की तरफ फोकस किया जा सकता है। जैसे जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ 10% टोटल मेज ग्रोथ होती है कंट्री की, तो किस तरह से उनको बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन में भी उनको यूज किया जा सकता है। जब हम पंजाब के एरिया के हिसाब से या वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उन चीजों को बढ़ा सकते हैं। जब इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अभी 150 से ज्यादा ऐसी बीज की किस्में लॉन्च की थी, जिसके माध्यम से जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है और जिनमें कम वाटर यूज किया जाता है, तो उनसे संबंधित फसलों को वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो जो जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें हरियाणा और पंजाब में देखने के लिए मिलता है, तो उसके बाद से जो अदर स्टेप लिए जाने चाहिए थे उनके ऊपर उनको भी प्रमोट किया जा सकता है, कि सिर्फ गेहूं और चावल के अलावा किस तरह से उसको और बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उस पर भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब हम गेहूं और चावल की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि 70 से 80% तक फूड सिक्योरिटी की पूर्ति करते हैं। तो जब हम अगर एक खाद्य पदार्थ से दूसरे पर शिफ्ट करते हैं, तो उससे संबंधित होने वाले इश्यूओं को भी ध्यान में रखते हुए तभी शिफ्ट किया जा सकता है। किस तरह से जब एग्रीकल्चर में चेंज की बात की थी तो उनको अपनाया जा सके, या फिर जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको बचाए रखने के लिए क्या क्या चीज किए जाने चाहिए, ताकि जो पंजाब में इशू देखने के लिए मिलते हैं वो ना मिले। उसके अलावा किस तरह से पंजाब को, जब हम गति शक्ति या फिर जो अन्य
ठीक है दिव्या। तो यहाँ पे जैसे वाटर एक प्रॉब्लम जो आपने हाईलाइट की, एक प्रॉब्लम है मीथेन एमिशन। तो डेटा क्लियरली स्टेट्स कि इंडियन में जो पैडी फील्ड्स दे एमिट अबाउट 3.3 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन एनुअली, व्हिच इज टोटल 10% ऑफ जो इंडियाज मीथेन emissions हैं. So this is equivalent to 82.5 million tons of carbon dioxide emissions in terms of global warming. Then ecological impact है, ecological problems भी होती है when we are excessively using or excessively we are just cultivating paddy, is soil fertility loss होता है. Then we talk about excess use of even fertilizers only. That is again वो एक reason उसके पीछे यही कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी पॉलिसी है. So nutrient deficiency होती है soil के अंदर, particularly in phosphorus and potassium when there is again excess cultivation of paddy on the field. And solutions की फिर हम क्या बात कर सकते हैं, तो alternate wetting and drying methodology है, which is being promoted in West Bengal and even in Punjab also. So देखा गया है कि इसमें lower methane emissions होते हैं, and it is water saving at the same time, and better rice yields भी हैं. Then direct seeded rice methodology can also be used, which is being promoted in Haryana. Then improved water management can be focused. Here in Tamil Nadu, we are seeing ki they are adopting laser leveling and efficient irrigation scheduling ho raha hai. So that is also helping in reducing methane emissions from paddy fields. Then methane inhibiting fertilizers can also be used. For example, we are seeing right now trials are under process in Andhra Pradesh. So they are using ammonium sulfate instead of urea. So there also methane emissions are reducing. And then organic amendments, or again the natural jo manure hai, that can be used. Organic fertilizers can be used. Then genetic engineering is one of the solutions. जब हम seed varieties की बात करते हैं, तो here the Indian Agricultural Research Institute, so they are right now, जब हम research and development की बात करें, तो they are doing it on different rice varieties. So जहाँ पे low water requirements हमें चाहिएंगी, and there would be less emissions. Then there is one more method, system of rice intensification. So यहाँ पे आप कम सीडलिंग्स को प्लांट करते हो, उसकी वजह से वाटर नीड भी आपकी कम होती है, एंड सॉइल ऑल्सो रिमेन्स एरेटेड. सो दिस इज सीन मोर इन बिहार एंड तमिलनाडु. Then biochar applications is again one of the sustainable solutions that can be used. So biochar hai kya? It is a form of carbon rich material which is produced from organic matter. So we are seeing specifically यहाँ पे Odisha में they are using biochar application in paddy fields, and they have cut their methane emissions by up to 50%. Then crop residue management techniques हो सकती है, that can help. For example, Punjab में happy seeder technology is there. So residue management, and these are certain things. So there is one mission also, National Mission on Sustainable Agriculture. So there we are promoting water efficient, low emission practices in paddy cultivation. Thinking copper gold rate flag raising globally economic distress. तो कॉपर और गोल्ड, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो रेयर अर्थ मेटल में आता है. रिसेंट टाइम में देखते हैं तो ई व्हीकल्स वायर्स में या फिर जो और प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, तो उनके लिए देख सकते हैं कि किस तरह से जो कॉपर के रेट बढ़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं. बढ़ नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं. हाँ, यहाँ पे कॉपर गोल्ड रेशियो की बात हो रही है. तो ये रेशियो कब गिर सकता है? दो रीजंस हो सकते हैं. तो कॉपर प्राइसेस फॉल होंगे या गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होंगे. तो दोनों चीजें हो रही हैं अभी साथ में. और व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, बिकॉज gold is seen to be a safe haven. तो demand for gold, investment in gold is increasing because जो बाकी alternative areas हैं जहाँ से people we used to invest, where, for example, stock market की अगर हम बात करते हैं, तो now people are shifting more towards safer assets. So that is an indicator. That is why it is being stated कि ये indicate करता है global economic distress, कि बाकी जो interest earning या profit earning opportunities है, they are not well paying. So that is why the ratio has been falling. So this is the graph which is showing. Earlier it used to be above 5, now it is fallen below 4. तो इट इज 3.69 अभी करंटली. तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो कमोडिटी मार्केट की यहाँ बात हो रही है.
It is a signal of uncertainty, increasing inflows to gold, driving its prices further higher. Even China, we are seeing that there is low optimism about the economic growth or the recovery. And so easing of the strike risks at a key copper mine. So mining activities are also getting impacted because economic growth, अगर demand कम होंगी तो mining activities भी कम होंगी. And weakening US dollar. So ये off late ये ज़्यादा हमें consistently देखने को मिल रहा है. US dollar is weakening. And apart from this, high geopolitical uncertainties जो हैं या फिर the spate of gold buying by the global central banks, they are also buying more of gold. So this is one of the risk averse methodology that we are using more of or buying more of gold. Tokenizing cards, it is safe to initiate CC prepayments. तो जब हम CVV की बात करते हैं वो रिक्वायर नहीं है प्रोसेस करने के लिए पेमेंट को जब हम कार्ड के थ्रू ऑनलाइन सर्व करते हैं. तो जब नेटवर्क वर्किंग वीजा मास्टर कार्ड या रुपीज की बात करते हैं तो गाइडलाइन स्टेट्स दैट CVV इज नॉट मैंडेटरी फॉर वेरिफिकेशन. टोकनाइज So tokenization, हाँ, उसके पीछे रीजन क्या है टोकनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का. सो दिस इज टू अगेन इंक्रीज दी सिक्योरिटी जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं. बिकॉज टोकनाइजेशन में क्या होता है, जो कार्ड का आपका नंबर होता है that is replaced with another unique identifier number जिसको टोकन नंबर बोला जाता है. तो आपकी जो बाकी की सेंसिटिव कार्ड इंफॉर्मेशन है आपको वो शेयर नहीं करनी पड़ती है. जैसे कि अगेन आधार कार्ड में भी अगर आपको वर्चुअल आईडी नंबर यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हो, तो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी. सो दिस इज द मेन थिंग. एंड अगेन 2022 में इट केम इनटू फुल इम्प्लीमेंटेशन. तो आरबीआई डिड द अमेंडमेंट्स कि यूज ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड would be done full-fledgedly after 2022. So चाहे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो, इवन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स भी इंक्रीज हो रहे, जिसको हम बोलते हैं कि जब आप कार्ड यूज करते हो तो बाहर आपसे पूछते हैं कि इसमें वाईफाई यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो टैप टेक्नोलॉजी के थ्रू इवन दैट वर्क्स. National Disaster Management Authority to monitor 189 high-risk glacier lakes to prevent disasters. तो आउटबस्ट देखा जाता है जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसके माध्यम से सिक्किम में रिसेंटली देखने के लिए मिला था. रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम जो अप्रूव किया गया सेंटर के द्वारा, स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी दिव्यांग वैली में. टेक्निकली हैजार्ड देख सकते हैं जो इसके अलावा दिव्या आर नॉट ऑडिबल. सो एक तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया है दैट इज द नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम दैट इज बीन रिसेंटली अप्रूव. तो अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले भी कि स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड दे हैव आइडेंटिफाइड कि कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर लेक्स बनी है. तो मोर देन 1000 नंबर ऑफ लेक्स वर आइडेंटिफाइड. सो व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट और प्रिवेंट सच काइंड ऑफ glacier lake outburst floods? So early warning systems is one important thing where we can deploy sensors. Satellite imagery can help us in terms of surveillance of the changing water levels, also how temperature changes are happening and stability of the lake. So because of again increasing rate of glacial retreat, so the risk increases further.
So we can use again community alerts. Community alerts can be through sirens, it can be through SMS alerts also, it can be through the radio broadcast. And for example, ISRO and National Remote Sensing Center जो है, they are using satellite data to monitor mapping the glacial lake. So जैसे hazard zone mapping होती है, तो glacial lakes के लिए भी same goes for it. Second, structural mitigation measures हो सकते हैं, जहाँ पे drainage channels जो हैं, for again controlled movement of the water if there is an outburst, या फिर before an outburst only we can discharge the water gradually from it. So it can reduce the pressure on even the, for example, dams which will be coming in the way. Then we can have construction of certain spillways like water release, jo bhi baat kari, so that breaches are not happening. Then glacial lake mapping risk assessment ho gaya. Then we can say here the role of National Disaster Management Authority is important. Community preparedness and training can be one thing. And then regulatory frameworks mein we have the glacial lake outburst flood risk in disaster management plans. So district level management plans can be there, then state level management plans can be there. Land use regulation is important, जो changing land use patterns है, चाहे hilly states हो, deforestation इतनी ज़्यादा हो रही है, या फिर even the cropping pattern which is happening. So that is one aspect that can be controlled through how we can promote safe agricultural practices, and we can prohibit construction जो high risk zones हैं. Then climate adaptation policies are there. So here we have the important National Action Plan on Climate Change. And apart from this, we are also integrating internationally, like for example, Nepal and Bhutan. So under the initiative International Center for Integrated Mountain Development, because these countries, they are also having mountainous terrain. So in order to study and manage such type of risks, so that is being done by India with Nepal and Bhutan. So nature-based solutions, agroforestry, natural buffers create कर सकते हैं. The next topic. मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क, मानसी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, ऑडिबल हो. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है जब हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में क्राइसिस होता है, जब बांग्लादेश की बात करते हैं या फिर श्रीलंका की, मालदीव्स की या नेपाल की, तो किस तरह से जो पॉलिटिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उन चीजों को. 2004 में टाटा ग्रुप ने प्रपोज किया था कि वो इन्वेस्ट करेगा 3 बिलियन तक बांग्लादेश में एनर्जी सेक्टर में. तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड या फिर टेक्सटाइल से रिलेटेड जो इश्यूज है जो देखने के लिए मिलते हैं, उनको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है. मालदीव की बात करते हैं तो वहां पर एयरपोर्ट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और रिसेंटली 4 लेन हाईवे बनाया गया था जिसके लिए इंडिया ने वहां पर इन्वेस्ट किया था. तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट के जो प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फिर जो इससे पड़ने वाले इफेक्ट्स है उनको कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं उनको, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं उनको कम किया जा सके. फॉरेन गवर्नमेंट और जो बिजनेसेस इसके अंदर सरवाइव करते हैं उनसे रिलेटेड उनको मेन स्ट्रीम में किस तरह से लाया जाए. मानसी आप ऐड कर दो इसमें. ठीक है, you can move to the next topic. ये political risk management की political practices और जो हमारी investments हैं. Indian Institute of Aerophysics have found deep into the sun secret of the studying magnetic field. जब magnetic field की बात, solar टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर एटमॉस्फेयर इज कंपोज बाय द वेरियस लेयर्स इंटरकनेक्टिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास फ्रॉम द इनर लेयर टू द आउटर लेयर, कॉमनली नोन एज कोरोनल हीट प्रॉब्लम्स, एंड इज आल्सो प्राइमरीली ड्राइव फॉर सोलर विंड्स. तो किस तरह से जब हम एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट
जो होता है या फिर जो उसका इम्पोर्टेंस है उसके लिए सोलर मैग्नेटिक फील्ड स्टडी के माध्यम से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके बारे में और जान सकते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ जैसे कोडाई कनाल टावर टनल टेलीस्कोप है, तो ये यूज कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सो सनस्पॉट रीजन जो एक्टिव रीजन होता है अगेंस्ट कोरोनल मास इजेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो अगेन इंडिया पे जो इम्पैक्ट होता है वो हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो आते हैं, मैग्नेटोस्फेयर जो आइनोस्फेयर है, या फिर वर्किंग ऑफ सैटेलाइट्स, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिसरप्शन हो सकता है, पावर सप्लाई पे डिसरप्शन हो सकता है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कैन बी देयर, रेडियो सर्विसेज कैन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। सो दैट इज बीइंग स्टडीड करेंट। Then look at outgoing Indian space missions. तो जब मेजर प्रोग्राम की बात करते हैं तो आदित्य L1, गगनयान, TVDI टेस्ट, क्रू सेफ्टी, एक्सपोसेट, एक्सरे स्टडी, इनसेट। तो थोड़ा जूम कर दो सो दैट वी कैन लुक इनटू टेक्निकल्स थोड़ा सा। जैसे आदित्य L1 मिशन है, तो दिस इज द सोलर मिशन ऑफ इंडिया, लैंग्रेंज 1.L1 पॉइंट में इट इज बीन stationed. So it has been launched through PSLV vehicle, Polar Satellite Launch Vehicle, which is the most advanced one as of now with India. And so जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, it would be constantly monitoring the sun. So things related to sun again कि जो temperature of sun's atmosphere है, या फिर हाँ sun's atmosphere is more than the